हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2005 रिलीज्ड रियल स्टोरी बेस्ड हॉरर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है सैलीज हाउस। इस वीडियो में हम पहले इस एपिसोड की कहानी को जानेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे रियल स्टोरी को, जो मेरे ख्याल से इस कहानी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 के कैंसस शहर में बेस्ड एक न्यूली मैरिड कपल टोनी एंड डेब के साथ। ये लोग बहुत जल्द पेरेंट भी बनने वाले थे, तो उस हिसाब से एक नए घर के तलाश में थे वो लोग। फॉर्चुनेटली उन्हें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, बहुत इजीली उन्हें ठीक वैसा ही घर मिल जाता है जैसे वो लोग ढूंढ रहे थे। रेंट भी ज़्यादा नहीं था, तो उन्हें अफोर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले कुछ हफ्ते शिफ्टिंग में बीत जाते हैं, मगर जैसे ही वो लोग धीरे धीरे सेटल करने लगते हैं, कुछ अनयूजुअल चीजें नोटिस करते हैं वो लोग। जैसे उनका टीवी अपने आप ही ऑन हो रहा था। बस एक दो बार ही होता है, तो टोनी को लगता है वायरिंग की कोई प्रॉब्लम हुई होगी। वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। देखते देखते और कुछ महीने बीत जाते हैं और डेब एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म देती है। इस समय उसके मदद के लिए उसकी बहन आती है उनके घर। उसके रहते वक्त एक दिन एक हादसा होता है। टोनी जब हॉलवे में काम कर रहा था, उसे एक छोटी सी बच्ची की किलकारी सुनाई देती है। साथ में ऐसा लगता भी है कि वो अभी अभी उसके पास से गुजरी। टोनी जब आवाज को फॉलो करके नर्सरी तक जा पहुंचता है, उसे जमीन पर कुछ खिलौने दिखते हैं, सॉफ्ट टॉयज, जो एक सर्कल में रखा गया था। टोनी को काफी अजीब लगता है। वो कैरन और डेब को बुलाकर दिखाता भी है, मगर किसी को इसके बारे में पता नहीं था। डेब को लगता है ये जरूर टोनी के भाई एलन का काम होगा, वो ऐसा प्रैंक करता ही रहता है। तो वो लोग ज्यादा नहीं सोचते, चीजों को उठाकर रख देते हैं और फिर कमरे से निकल जाते हैं। मगर कुछ देर बाद जब डेब को नर्सरी से आवाज आती है और वो चेक करती है, तो उसे फिर से वही टॉयज एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे मिलती है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न में। ये एलन का काम नहीं हो सकता था, क्योंकि कमरे के सारे खिड़की तो बंद थे और बस 5 मिनट के अंदर घर के अंदर आके ये सब करके फिर से निकल जाना इम्पॉसिबल था। तो फिर इस हादसे से सभी इतना डर जाते हैं कि रात में एक कमरे में सोने की डिसाइड करते हैं। और अगले दिन जब एलन आता है, वो कहता है कल रात तो वो किसी काम में बिजी था, इस घर में कभी नहीं आया। मजाक मजाक में वो टोनी का कैमरा उठा लेता है और उन टॉयज की फोटो लेने लगता है। और ठीक तभी एक टेडी अपने आप ही चेयर से जमीन पर गिर जाती है, उसके सामने ही। अब इससे तो एलन भी डर जाता है और टोनी उसी वक्त अपने परिवार के साथ घर छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। फिलहाल वो लोग टोनी के पेरेंट के घर जाने वाले थे, जो इसी शहर के दूसरी तरफ था। लेकिन जैसे ही टोनी बच्चे को गाड़ी में रखता है, उसे अपने पीठ पर एक पेन फील होता है, बहुत ही शार्प, ऐसे किसी मधुमक्खी ने काटा हो। वो कुछ समझ नहीं पाता, मगर घर के दरवाजे बंद होने की आवाज जरूर सुनाई देती है, जैसे कोई भागकर घर के अंदर घुस गया। वो लोग और वहां नहीं रुकते, गाड़ी भगाते हैं दूसरी तरफ। और उस घर में पहुंचने के बाद जब टोनी अपना पीठ चेक करता है, तब उसे पता चलता है ये कोई बग स्टिंग नहीं था, ये तो किसी ने लंबे नाखूनों से स्क्रैच किया था, खून बह रहा था वहां से। इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये किसी अनसीन फोर्स का काम था, जिसे हम आम शब्दों में भूत कहते हैं। उनका घर हॉन्टेड है। टोनी अपने पेरेंट्स को डराना नहीं चाहता था, इसीलिए उनसे कुछ नहीं कहता, मगर खुद बहुत टेंशन में पड़ जाता है। उस घर में लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर और कहीं शिफ्ट करने के पैसे भी नहीं थे। अभी अभी उन्होंने फैमिली स्टार्ट किया था, तो सारे सेविंग्स बिल्कुल खत्म हो चुका था उनका। अभी करे तो क्या करे। बहुत सोच विचार के बाद एलन उन्हें एक आइडिया देता है। कहता है उसके बॉस की बहन बारबरा एक साइकिक है, तो क्यों ना एक बार उसे बुलाकर सलाह ली जाए। बारबरा आती है पूरे 3 दिन बाद। लकीली इसी बीच और कुछ नहीं होता, और जब वो सब कुछ सुनकर खुद पूरे घर को सर्च करती है, उसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलती हैं। पहली बात, पूरे घर में सबसे ज्यादा एनर्जी उसे नर्सरी में फील होता है। वहां माहौल इतना सफोकेटिंग था, बारबरा को तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। वहां कोई था जिसे उनका प्रेजेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। बारबरा जल्दी से टोनी को कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए कहती है और फिर निकल जाती है।
उसके बाद जब वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तब भी बारबरा को कुछ फील होता है। वो टोनी को ऊपर की तरफ पॉइंट करके फोटो लेने के लिए कहती है और फिर खुद उस तरफ देख के किसी से बात करने लगती है। फाइनली पता चलता है उस घर में एक छोटी सी बच्ची की आत्मा है, सैली। सिर्फ 7 साल की है वो। शायद इसी घर में उसकी मौत हुई थी। बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बस भटक चुकी है। वो टोनी और डेव के बच्चे की रक्षा कर रही है। इसीलिए शायद जब वो लोग उसे लेकर इस घर से जा रहे थे उसे लगा बेबी खतरे में है और उसने गुस्से में टोनी पर हमला कर दिया होगा। उसका इंटेंशन गलत नहीं था। इसे सुनकर डेव थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो जाती है। इनफैक्ट वो तो सैली को अपनाने के लिए भी तैयार थी। उनके बेटे का एक गार्डियन एंजल है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले कुछ दिन के अंदर वो नर्सरी में एक होल कॉर्नर डेडिकेट कर देती है सैली के लिए। उसके लिए टॉयज, कपड़े, इवन बेड भी बना देती है जिससे वो घर में वेलकम फील करे और गुस्सा ना हो। मगर टोनी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर है तो वो एक भूत ही ना, उसे इतना इनकरेज करना शायद ठीक नहीं हो रहा। मगर हाँ, इससे अगले कई महीनों तक घर में शांति बरकरार रहती है। कहीं कुछ अनयूजुअल नहीं होता। टोनी को भी धीरे धीरे ये यकीन होने लगा था कि उनका बच्चा इस घर में सेफ है। धीरे धीरे डर भी कम होने लगा था। मगर इसके कुछ दिन बाद जब वो लोग उन फोटोज को डेवलप करने जाते हैं तब उन्हें जो दिखता है उसे एक्सेप्ट कर पाना उनके बश में नहीं था। फोटोज में जो क्रिएचर कैप्चर हुआ था वो काफी डरावना था। कुछ फोटोज को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंटिंग में कोई गलती हुई होगी। मगर कुछ फोटोज में एक बच्ची की इमेज झलक रही थी, मगर वो बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी जैसा डेव ने एक्सपेक्ट किया था। उल्टा इतना भयानक थी कि कोई भी सामने से उसे देखना नहीं चाहेगा। फिर भी डेव को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो इस बात को सीरियसली ले ही नहीं रही थी। मे बी बिकॉज उसे कभी कुछ फील नहीं होता था इसलिए। दूसरी तरफ इसके बाद से टोनी के साथ चीजें और बदतर होने लगे थे। उसे सैली बार बार दिखाई देने लगी थी। हाँ, कभी उसने हर्ट नहीं किया, मगर बार बार उसके ऐसे अचानक प्रेजेंस से टोनी बहुत ही डिस्टर्ब्ड रहने लगा था। मेंटली एंड फिजिकली उसके सारे एनर्जी ड्रेन आउट होने लगा था। ऊपर से रात भर अजीब से सपने आने लगे थे उसे। कंटिन्यूअसली किसी के विस्परिंग सुनाई देने लगे थे। उसे ऐसा लगता था जैसे 3 लोग बहस कर रहे हैं किसी बात पे। पिलो से कवर करने से भी वो आवाज बंद नहीं होती थी, उसके दिमाग के अंदर चलती रहती थी। और तो और एक रात जब वो अकेले सो रहा था तो अचानक ही उसका बेड हिलने लगा, जैसे हवा में लेविटेट करने लगे। साथ में टोनी को अपने सामने एक स्पिरिट दिखाई दी जो किसी बच्चे की स्पिरिट तो लग नहीं रही थी। बहुत ही घिन भरे नजरों से उसकी तरफ देख रही थी वो। टोनी का मन कह रहा था ये उसे हर्ट करना चाहती है, तो उसने कमरे से भागने की कोशिश भी करी, मगर दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। लकीली उसके चीखों से सही समय डेव आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। धीरे धीरे ये सब इतना बढ़ गया कि वो और सहन नहीं कर पा रहा था। घर में कुछ तो इविल था जो उसके फीलिंग्स और इमोशन को मैनिपुलेट कर रहा था। उसके शरीर पे जगह जगह चोट के निशान बनने लगे थे। उसका मन कर रहा था कि वो डेव को मार डाले बिना किसी कारण के। उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था उसे। अब ये किसी भी एंगल से हेल्दी तो नहीं था। उनका रिश्ता भी खराब होने लगा था इसके वजह से। और ये सब सिर्फ टोनी के साथ ही हो रहा था, डेव के साथ नहीं। इस सब से छुटकारा पाने के लिए वो लोग फिर से एक बार बारबरा को घर बुलाते हैं और बारबरा कोशिश करती है सैली से कांटेक्ट करने की। भले एक छोटी सी बच्ची के अंदर इतनी नफरत कहां से आ सकती है, मगर सैली से बात करने पर उसे एक और एंटिटी की प्रेजेंस महसूस होती है। मच मोर ओल्डर एंड मच मोर स्ट्रॉन्गर एंटिटी जो सैली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। टोनी के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसका किया धरा था। बेचारी सैली तो बेकार में ही दोष ले रही थी। उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी, इतनी नेगेटिव थी कि बारबरा उसे टैकल नहीं कर पाती। वो टोनी और डेव से कहती है कोई एक्सपीरियंस्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से कांटेक्ट करने के लिए। टोनी पहले तो राजी नहीं होता क्योंकि उसे डर था लोग हंसेंगे उन पर। इस छोटे से शहर में ह्यूमिलिएशन का शिकार होना नहीं चाहता था वो, मगर उसे सबसे मुक्ति भी चाहिए थी। तो वो लोग अगले दिन ही फेमस मीडियम एंड रिसर्चर पीटर जेम्स से कांटेक्ट करते हैं, जिनकी खासियत यही थी कि किसी भी घर को विजिट करने से पहले वो कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछते थे। पहले खुद घर को विजिट करते थे, अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंस शेयर करते थे
उसके बाद घर के लोगों से पूछते थे कि क्या ये सही है या नहीं। इस बार भी वही करते हैं वो। घर में घुसते ही टोनी और डेव से पूछते हैं क्या उनकी कोई छोटी सी बच्ची है 7-8 साल की, क्योंकि घर में घुसने से पहले उन्होंने एक बच्ची को देखा था ऊपर वाले खिड़की पे, जो बहुत ही मासूमियत के साथ उन्हें देख रही थी। इससे एटलीस्ट ये तो साबित हो जाता है कि वो सच में नॉलेजेबल है, फेक नहीं। घर के अंदर आते ही उन्हें एक और स्पिरिट की प्रेजेंस फील होती है, एक अडल्ट फीमेल स्पिरिट की, जो उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रही थी। और जब पीटर ऊपर वाले बेडरूम में जा पहुंचते हैं, वहां तो लिटरली उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और उनके सामने ही वो स्पिरिट टोनी के पीठ पर अपना निशान भी छोड़ती है। एक के बाद एक स्क्रैच करके खून निकाल देती है उसका। क्लियरली उनके प्रेजेंस से वो स्पिरिट बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। लेकिन अभी सवाल ये था कि ये वायलेंट स्पिरिट उनके घर में कर क्या रही है और वो सिर्फ टोनी को ही अपना शिकार क्यों बना रही। फाइनली घर से निकलते वक्त पीटर को इसका जवाब मिल जाता है। उसे एक विजन दिखाई देता है एक हादसे का जो ऑलमोस्ट 100 साल पहले इसी घर में हुआ था। तब इस घर में एक डॉक्टर रहते थे जिनकी मेड थी एक ब्लैक लेडी। उनके बीच अफेयर था जिसके कारण सैली का जन्म हुआ, मगर ह्यूमिलिएशन के डर से वो लोग ना अपने रिश्ते को सबके सामने ला सकते थे ना सैली को। बेचारी को इसी घर में कैद रहना पड़ता था हमेशा, इवन वो नीचे भी नहीं जा सकती थी। 7 साल की उम्र में बेचारी को निमोनिया हो गया और इसी घर में उसकी मौत हो गई। उस समय उसका कोई इलाज नहीं था ना, इसीलिए उसके पिता चाहकर भी उसे बचा नहीं पाए। तब से सैली और उसकी माँ की आत्मा इसी घर में कैद है। घर में रहने वाले हर एक आदमी के ऊपर अपना गुस्सा निकालती है। जब पीटर को यह सच पता चला, वो घर को क्लेंस करने की डिसाइड करते हैं जितना जल्दी हो सके, मगर तब तक टोनी को ही सब कुछ संभालना होगा, खुद को कंट्रोल में रखना होगा, साथ में इन आत्माओं को भी। देखते देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। घर में एक्स्ट्रा कुछ तो नहीं होता, मगर टोनी पहले से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा था। उसका डे ड्रीमिंग बढ़ता ही जा रहा था। पता नहीं क्यों हमेशा उसके दिमाग के अंदर कोई कहता रहता था डेव को मारने के लिए, गला घोट कर उसकी जान लेने के लिए, ऐसे सिर्फ उसी में टोनी को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे डर लग रहा था कहीं वो सच में ही कभी डेव को हर्ट ना कर बैठे। तो फाइनली एक दिन वो डेव से अपनी हालत शेयर कर लेता है और उसे नया घर ढूंढने के लिए कहता है। मगर सेम डे कुछ घंटे के अंदर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि अल्टीमेटली टोनी अपना आपा खो ही देता है। डेव की तरफ आगे बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए, बट लकीली अहम वक्त पे खुद को संभाल भी लेता है वो। मगर वो कितना मुश्किल था वो सिर्फ उसे ही पता है। इसके बाद और इस घर में रहने की हिम्मत नहीं होती उसे। उसी वक्त अपने परिवार के साथ निकल पड़ता है और निकलते ही उसके दिल और दिमाग से जैसे एक भारी पत्थर का बोझ कम हो जाता है। कुछ ही घंटे के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है वो, एज इफ किसी बहुत बड़े बीमारी का क्योर मिल गया हो उसे। इसके बाद ना फिर कभी उसने उस घर में लौटा, ना ऐसा कुछ फिर कभी एक्सपीरियंस किया। वो 1 साल उसके जिंदगी का एक खाली पन्ना बनकर रहेगा जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उसके पास, ना कोई जवाब। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब चलिए जानते हैं इसके पीछे छुपे रियल स्टोरी को, जिससे शायद हमें कुछ सवाल के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, ये माना जाता है कि ये जो हॉन्टेड हाउस है ये एचिसन कैंसस में स्थित एक बहुत ही नॉर्मल लुकिंग घर है जो मिड 1800 में बनाया गया था। उस घर में डॉक्टर चार्ल्स फिने नाम के एक डॉक्टर रहते थे अपने परिवार के साथ। इनिशियली घर के बॉटम फ्लोर में एक कमरा वो अपने क्लिनिक की तरह यूज करते थे और एक कमरे में अपने सारे एग्जामिनेशंस एंड सर्जरीज परफॉर्म करते थे। तब उनका परिवार भी इसी घर में रहते थे ऊपर वाले फ्लोर में। मगर धीरे धीरे जब जगह कम पड़ने लगी तो वो लोग बाहर शिफ्ट कर गए और ये घर पूरा ही डॉक्टर फिनी का क्लिनिक बन गया। अब जो मेन इंसिडेंट है उसे लेकर 2 थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं सैली डॉक्टर चार्ल्स की पेशेंट थी। एक दिन उसकी माँ आई थी उसे लेकर क्योंकि उसे एब्डोमिनल पेन हो रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर डॉक्टर को लगा जरूर ये अपेंडिक्स का पेन है, जरूर उसका अपेंडिक्स फटने वाला है। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ऑलमोस्ट इमीडिएटली अपने ओटी में उसे ले गए और उसका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। हड़बड़ी में उन्हें यही ख्याल नहीं रहा कि एनेस्थेटिक को काम करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, जो उन्होंने नहीं दिया। उससे पहले कट लगा दी जिससे बेचारी बच्ची की मौत हो गई। ऐसे अनटाइमली डेथ के कारण उसका आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। वो इसी घर में कैद हो गई हमेशा हमेशा के लिए। ये पहली स्टोरी है, मगर इससे सैली की माँ कैसे मरी उसका कोई जवाब नहीं मिलता, जो दूसरे स्टोरी में बहुत अच्छे से मिल जाता है।
इस दूसरे वाले थ्योरी के अकॉर्डिंग सैली की माँ एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी जो डॉक्टर के घर में काम किया करती थी, लेकिन इसके अलावा भी उसका एक और आइडेंटिटी भी थी। वो मिस्ट्रेस थी उस डॉक्टर की। सबसे छुपाकर एक रिश्ता बन चुका था उनके बीच, जिसके कारण सैली का जन्म हुआ था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मगर जब सैली सिर्फ 7 साल की थी तो एक दिन अचानक ही वो बहुत बीमार पड़ गई। उसके पिता ने देखकर कहा उसे इमीडिएटली ऑपरेशन की जरूरत है, मगर उसके लिए जो सामान जरूरी थे वो उनके पास नहीं था, तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाए। ना उसे हॉस्पिटल लेकर गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे सैली के बारे में किसी को कुछ पता चले, उनके रेपुटेशन में कोई दाग लगे। बेचारी बच्ची ने बिना किसी ट्रीटमेंट के दर्द में तड़पते हुए अपनी जान दे दी। उसकी माँ कुछ नहीं कर पाई, देखती रह गई बस। अब ऐसे नजारे से किसी का भी दिमाग खराब हो जाता, उनका भी वही हुआ। गुस्से में पागल होकर उन्होंने डॉक्टर पर ही हमला कर दिया, मगर हाथापाई में उल्टा उनकी जान चली गई। इस डॉक्टर ने उसे मार डाला गला घोटकर, और उनकी लाश को छुपा दी इसी घर के किसी कोने में अपने बच्चे के लाश के साथ, मोस्ट प्रोबेबली बेसमेंट में। इसके कुछ साल बाद डॉक्टर ने वो घर छोड़ दिया, मगर सैली और उसकी माँ वहीं रह गई। अपने अंदर के गुस्से के कारण एक वेंजफुल स्पिरिट बन गई वो, और इस घर को हॉन्ट करने लगी। डेव और टोनी की तरह जो भी उस घर में रहने आते थे सभी ने कुछ न कुछ नोटिस किया था, जिस कारण से कोई भी ज्यादा दिन वहां रह नहीं पाई। स्पेशली जो आदमी रहते थे घर में, उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती थी सैली की माँ। उन्हें मारती थी, खरोच कर खून निकाल देती थी, एग्जैक्टली जैसे उसने टोनी के साथ किया। शायद उसे नफरत थी आदमियों से, शायद हर आदमी में उसे उस डॉक्टर का साया नजर आता था। गॉड नोस, पता नहीं कब उनके अतृप्त आत्मा को शांति मिलेगी और वो मुक्त हो पाएंगे। दोस्तों, आज भी उस घर को कैंसस का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस माना जाता है। लोग पैसों के बदले वहां रात बिताने जाते हैं, मगर बेसमेंट ऑफ लिमिट है। हालांकि जिन्होंने वहां एक रात के लिए स्टे किया है उनका एक्सपीरियंस काफी नॉर्मल था। कुछ लोगों को रात भर नॉकिंग की आवाज सुनाई दी बस, तो दूसरों को तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। क्या आप वहां रहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।